हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अपकृत विधि का, उसके हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से क्वेश्चन करके आइए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है बिना छत के हानि। ये आपने बहुत सुना होगा, अगर आप टॉट से पढ़ रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन हुए मात्र क्षति के आधार पर वाद नहीं चलाया जा सकता, भले ही वादी को प्रतिवादी के कार्य द्वारा वास्तविक आर्थिक क्षति पहुंची हो। अर्थात यदि वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वह नुकसानी पाने का अधिकार नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पर किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है तो अगर वो वाद दायर भी करता है तो वह नुकसानी पाने का अधिकार नहीं है, कंपनसेशन पाने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं उदाहरण से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण है, यदि मैं किसी क्षेत्र में कोई मिल चला रहा हूँ, यदि मैं किसी क्षेत्र में कारखाना चला रहा हूँ और उसी क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति एक अन्य मिल चलाने लगता है। अगर हमारे कारखाने पर कोई और कारखाना खोल लेता है तो मुझे आर्थिक क्षति तो आवश्यक है, जो आर्थिक क्षति तो होगी क्योंकि वहाँ पर ग्राहक जाएंगे, हमारे पास भी आएंगे, जो हमारे ग्राहक हैं वो बढ़ जाएंगे, किंतु मुझे उनके विरुद्ध कोई नुकसानी का आवाज़ लाने का हक नहीं प्राप्त है, क्योंकि वो भी कारखाना चला सकते हैं, हम भी कारखाना चला सकते हैं। तो यही दे रखा है बिना क्षति के हानि। दोस्तों क्योंकि यहाँ किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, उसने कारखाना खोला क्योंकि उसका भी राइट है बिजनेस करने का, इसलिए यहाँ पर विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। एक इसमें केस है, ग्लेसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला है। उसमें एक स्कूल रहता है, बगल में एक स्कूल खोल देते हैं, दूसरा व्यक्ति खोलता है और उसकी फ़ीस थोड़ी कम कर लेता है। तो उसके बाद पहले से स्कूल था उसके ऊपर वाद दायर कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसको नुकसानी नहीं मिलती क्योंकि उसका विधिक अधिकार है, भाई स्कूल वो भी खोल सकता है वो भी खोल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिना हानि के क्षति। जिस व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह नुकसानी के लिए दावा कर सकता है, चाहे उसे वास्तविक क्षति हुई हो अथवा नहीं। बिना हानि के क्षति है, इसमें क्या है, अगर किसी का विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वाद दायर कर सकता है और नुकसानी प्राप्त कर सकता है। कानून व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है, इन अधिकारों को भंग करना स्वयं ही अनियोज्य होता है। ऐसे मामले में वादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यह अलग बात है कि उसके अधिकार के उल्लंघन से कोई हानि हुई है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जो वाद दायर करता है उसे वादी बोलते हैं, दूसरा पक्ष होता है उसे प्रतिवादी बोलते हैं। इसका केस है एसबी बनाम व्हाइट नामक वाद पर। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा होता है कि संसद में एक चुनाव हो रहा होता है, तो वहाँ पर कुछ अधिकारी होते हैं चुनाव आयोग के, वो एक आदमी को हमें वोट देने के लिए रोक देते हैं। बाद में उस पार्टी जिसको वो वोट देने गया था वो पार्टी जीत भी जाती है, मतलब वाद दायर कर देता है कि हमारे अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, और उसको कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है क्षति की दूरदर्शिता का सिद्धांत। क्षति मतलब कोई हानि हुई है उसकी दूरदर्शिता का सिद्धांत ये दे रखा है, इसको समझते हैं पहले हम। क्षति की दूरदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार वे क्षतियाँ दूरवर्ती अथवा दूरगामी मानी जाती हैं जहाँ प्रतिवादी के कृत्य और उस कृत्य के परिणाम में ऐसा संबंध होता है जिसे सीधा संबंध नहीं कहा जा सकता। यह सिद्धांत इस प्रकार है, विधि में समीप की और पास की किसी घटना के कारण पर विचार किया जाता है, दूर के कारण पर नहीं। अतः कानून में जहाँ क्षति प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष तथा सीधा परिणाम नहीं है वहाँ उसे दूरवर्ती क्षति कहा जाता है और प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब इसका मेन ये सिस्टम है क्षति की दूरदर्शिता का सिद्धांत। जैसे कि आपने किसी को मारा, एक मुक्का मारा, वहाँ पर उसको उपहति हुई, हर्ट हुआ, ठीक है, अगर उस टाइम वो वाद दायर कर सकता है हर्ट करने का, ठीक है, उपहति करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो बाद में जाकर उसकी चोट ज़्यादा घाव बन जाती है या बाद में जाकर उसको कुछ बहुत हानि होती है या मर भी जाता है तो वहाँ पर उसको वो लायबल नहीं है। क्षति की दूरदर्शिता का सिद्धांत, दूर का नहीं सोचते, जो पास जो हुआ है उसी का जो है कंपनसेशन में उसी के लिए सज़ा मिलेगी, उसी के लिए वाद दायर किया जाएगा। ये समझ लिए, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है।
छत की दुर्दशा का सिद्धांत। नंबर चौथा है हमारा लोक उपताप और प्राइवेट उपताप में अंतर। देख लेते हैं अच्छे से। लोक उपताप आपराधिक और दीवानी दोनों प्रकार की कार्रवाई से संबंधित होता है। प्राइवेट उपताप केवल दीवानी कार्रवाई से संबंधित होता है। लोक उपताप की दशा महाधिवक्ता या न्यायालय की अनुमति से दो या अधिक व्यक्ति कार्रवाई कर सकते हैं, जो लोक उपताप होता है। प्राइवेट उपताप में जिस व्यक्ति को उपताप की हानि पहुंचती है वह वाद कर सकता है। मतलब देखिए, लोक उपताप का मतलब होता है पूरे समाज को कोई ऐसी हानि हुई है, जैसे कि बगल में डीजे बज रहा है, चक्की चल रही, तो एक प्रकार से लोक उपताप होगा, सभी को उससे परेशानी हो रही, ठीक है। दो या दो से अधिक में एक ग्रुप होना चाहिए उसको वाद दायर करने के लिए। लेकिन जो प्राइवेट उपताप होता है, हमारे घर में पानी जाकर किसी दूसरे घर में चला जाए, बगल वाले घर में हमारे घर से जाकर, तो एक प्राइवेट उपताप होता है। समझ गए होंगे आप। लोक उपताप का प्रभाव सामान्य जनता या बहुत से लोगों पर पड़ता है। यही है दे रखा है। जो लोक उपताप होता है उसमें हमारी काफ़ी लोगों को प्रभाव पड़ता है, जबकि प्राइवेट उपताप का प्रभाव एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों पर पड़ता है। नंबर चौथा है आपराधिक उपचार तथा विशेष परिस्थितियों में दीवानी उपचार उपलब्ध होता है। प्राइवेट उपताप में नुकसान आदेश का उपचार उपलब्ध होता है। तो दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे प्राइवेट और लोक उपताप में अंतर। प्राइवेट हमारा पर्सनल होता है, मतलब प्राइवेट होता है, उसमें एक या दो लोग होते हैं। लोक उपताप होता है पब्लिकली होता है, जिससे पब्लिक लोगों को हानि होती है, उसकी क्षति पहुंचती है, प्रभाव पड़ता है। समझ गए। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अतिचार ट्रेस पास क्या है। और पूछा जाता है किसी की भूमि, भवन या परिसर पर बिना किसी विधिक औचित्य के अनधिकृत प्रवेश ही भूमि के प्रति अतिचार का प्रकट है। मतलब कोई आपके घर में बिना पूछे आ गया तो उसने अतिचार कर दिया। भूमि, भवन के साथ हस्तक्षेप तथा किसी की भूमि पर पत्थर फेंकना, ये सब भूमि के प्रति अतिचार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उदाहरण हैं। भूमि के प्रति अतिचार के निम्न आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्व देख लेते हैं। किसी की भूमि, भवन या परिसर पर प्रवेश। दूसरा है यह प्रवेश बिना विधिक औचित्य के हो, मतलब अनलॉफुल होना चाहिए। भूमि के प्रति अतिचार करना अपकृत्य है। भूमि के प्रति अतिचार स्वतः अनुयोज्य है, मतलब एक प्रकार के निषिद्ध है। किसी के घर में बिना पूछे, बिना परमिशन के आप जा रहे हैं, तो एक अतिचार होता है, मतलब आपने अपकृत्य किया वहाँ पर। इतना आप समझे गए होंगे। ये हमारा पांचवा नंबर था क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखते हैं। कानूनी या विधिक क्षति। अपकृत के वाद में क्षति के लिए आर्थिक प्रतिकर का दावा किया जाता है, परंतु कानूनी क्षति न तो वास्तविक क्षति के समान है और न ही यह आवश्यक है कि यह आर्थिक क्षति के रूप में हो। वादी के अधिकार या संपत्ति पर किया गया आघात कानूनी क्षति होती है। कानूनी क्षति में निम्नलिखित बातें होनी आवश्यक है। जो कानूनी क्षति होती है हमारी, उनमें निम्नलिखित बातें होना आवश्यक है, तभी वो कानूनी क्षति मानी जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार का अतिलंघन, कानून की दृष्टि में अनुमानित क्षति या आघात, क्षतिग्रस्त होने का वास्तविक प्रमाण तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नुकसानी पाने का अधिकार। छठा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। योगदायी उपेक्षा क्या है। जिस व्यक्ति को हानि होती है वह स्वयं भी कुछ उपेक्षा या असावधानी का दोषी है और उसने हानि में कुछ योगदान किया है। ऐसे मामलों में न्यायालय नुकसानी की मात्रा को दोनों पक्षकारों के अनुपात में विभाजित कर देती है। कभी कभी दुर्घटना वादी एवं प्रतिवादी दोनों की उपेक्षा से होती है। जो वाद दायर करता है, वादी और प्रतिवादी जो दूसरा पक्ष होता है, दोनों की उपेक्षा कारण होती है, दोनों गलती कारण होती है कभी कभी दुर्घटना। दूसरा, प्रतिवादी की उपेक्षा में वादी की उपेक्षा के योगदान को योगदायी उपेक्षा कहते हैं। सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर होता है। जो योगदायी उपेक्षा है उसका जो सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर होता है। निम्न मामलों में योगदायी उपेक्षा बचाव नहीं होती है। जो ये मामले हैं इनमें योगदायी उपेक्षा बचाव नहीं होती। और कौन कौन से देखते हैं। वादी का दूसरे की सावधानी पर विश्वास करने का अधिकार, जब प्रतिवादी के पास दुर्घटना को टालने का अवसर हो। वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत,
चौथा, बच्चों की असावधानी के मामले। तो ये दोस्तों ये योगदायी उपेक्षा क्या है, ये वाला क्वेश्चन था 7वां नंबर। अब 8वां देखते हैं, कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपनी भूमि पर नियंत्रण में कोई खतरनाक वस्तु लाता है, अगर वह खतरनाक वस्तु किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाती है तो वह व्यक्ति उस क्षति परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही उस क्षति का उसका आशय न हो। वह व्यक्ति सिर्फ यह बचाव ले सकता है। वादी स्वयं दोषी था। क्षति के लिए दैवीकृत मुख्य कारण था। तीसरा क्या है, खतरनाक वस्तु भूमि के सहज लाई गई थी। कुत्ता ले आया, ठीक है, और बगल वाले का अगर कुत्ता ने काट लिया तो जो लाया था उसका मालिक वह उसका उत्तरदायी होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यही कहती है, कठोर दायित्व का सिद्धांत। इसके लिए केस है रायलैंड बनाम फ्लेचर। नागवाद में जल का विशाल मात्रा में संग्रह किया गया था, अतः जल एक खतरनाक वस्तु माना गया। एंड बनाम फ्लेचर में है, तो जल पहले से को भराव था और बारिश हो जाती है तो दूसरे घर में वो बह जाती है, तो उसका घर पूरा भर जाता है तो फिर केस कर देता है। तो वही है इसमें रायलैंड बनाम फ्लेचर का केस का है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, कठोर दायित्व का सिद्धांत। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, विद्वेषपूर्ण अभियोजन ये क्या होता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग शीर्षक के अंतर्गत आता है। इसे वादी को प्रारंभ करना होता है। इसके प्रारंभ का खर्च का भार वादी को उठाना पड़ता है। यह कम संभावना रहती है कि कोई व्यक्ति बिना कारण परेशान करने के आशय से दीवानी प्रक्रिया का संचालन किसी व्यक्ति के विरुद्ध करेगा, परंतु आपराधिक या दंडिक प्रक्रिया का संचालन सरकार द्वारा सरकारी खर्च से किया जाता है। इसलिए यह अधिक संभावना रहती है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया अभियोजन को विद्वेषता के कारण परेशान करने के आशय से प्रारंभ कराए। इसी दुरुपयोग को समाप्त करने हेतु विद्वेषपूर्ण अभियोजन को एक अपकृत माना गया है तथा जिस व्यक्ति के विरुद्ध विद्वेषता पूर्वक या परेशान करने का आशय से अभियोजन प्रारंभ करता है तथा वादी अंतिम सक्षम न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसे प्रतिवादी से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, अगर कोई जानबूझकर किसी को परेशान, न्यायालय यहाँ पर ये कहता है कि उसका समय बर्बाद हुआ, उसका पैसा भी बर्बाद हुआ, तो अगर वो निर्दोष है तो उसको तुम्हें पैसा वापस देना पड़ेगा, मतलब उसकी क्षति उसको प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकार है अगर फालतू में फंसाया गया है, निर्दोष है, ठीक है। यही है विद्वेषपूर्ण अभियोजन करना, मतलब कोई किसी को फालतू में ना फंसा पाए, ठीक है, इसका मेन मतलब ये है। ये हमारा 9वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां और लास्ट, उपभोक्ता विवाद क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 की धारा 28 के अनुसार उपभोक्ता विवाद से तात्पर्य उस विवाद से है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों से इनकार करता है या उसका प्रतिवाद करता है। ऐसे अभिकथन निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है, परिवाद व्यापारी के अनुचित व्यापार प्रथा के विरुद्ध होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप परिवादी की क्षति या हानि पहुंची हो। माल में त्रुटि या सेवा में कमी से संबंधित परिवार। ठीक है, ये दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन थे और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे कमेंट के लिए हम बहुत इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।